नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है शिक्षा विद किड। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट अगर कर रहे हो तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है और करवाई जाती रहेगी। तो इसी कड़ी में आज हम उपस्थित हैं आप सभी के सामने यूपी टेट 2013 के प्रश्न पत्र को लेकर के, जो कि गणित का प्रश्न पत्र है। और आज हम इस गणित के प्रश्न पत्र को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे विद डिटेल। पूरा का पूरा इसको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या क्वेश्चन हमसे 2013 के पेपर में पूछे गए थे। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने पूछा गया था, समीकरण पीछे लिखा हुआ है में x का मान क्या होगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे प्रश्न में जो घात आपको दिख रही है ऊपर, उसका जो हर है वो 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये घातांक का नियम आपने पढ़ा होगा, जब आधार समान हो तो घातें जो होती है वो अलग अलग भी की जा सकती है। जिस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि जैसे लिखा है 2 की घात x प्लस 5, तो हम इसको अलग अलग करेंगे तो 2 की घात x हो जाएगा, अलग कर दीजिए। 2 की घात 5 को अलग कर दिया मैंने, उस साइड में 2 की घात x को अलग कर दिया है और 2 की घात 3 को अलग कर दिया है। इस तरीके से यहाँ पर प्लस का 12 लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को उठा करके पक्षांतर कर देंगे इस साइड में। तो जब हम इस साइड में लेकर के आएंगे तो ये तो वैल्यू सेम एज इट इज इस तरीके से ही रहेगी। ये वैल्यू इस साइड आने पर माइनस की हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है और इक्वल में 12 रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 की घात जो है n या x, इसको जो है हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे इसको हम जब, तो कॉमन लेने पर 2 की घात 5 और माइनस का साइन लगा करके 2 की घात 3 रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर, उस साइड में 12 हो जाएगा। इसको आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो 2 की घात x, और जब 2 की घात 5 को खोलेंगे तो ये 32 बनेगा, और 2 की घात 3 को हम 8 बोलते हैं, तो इसलिए इस तरीके की हम आगे की सॉल्विंग करेंगे। 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। 24 का 2 की घात x से इंटू हो रहा है, उधर जाने पर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 की घात x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/24। तो जब 12/24, 12 दूनी 24, 2 बार में जाएगा तो इसकी सॉल्विंग हो जाएगी। 2 की घात x इज इक्वल टू 1/2। जब 1/2 की पावर देख रहे हो, 2 की पावर जो है 1 है, जब इसको ऊपर लेकर के जाओगे तो 1 जो पावर है उसकी वो माइनस में हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा 2 की पावर -1। तो अभी मैंने आपको बताया था घातांक का नियम क्या होता है, जब आधार समान हो तो की जो घातें होती हैं वो आपस में बराबर हो जाती हैं। तो आधार जब सेम हो जाते हैं तो घातें आपकी बराबर हो जाती है। इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा x की वैल्यू आ जाएगी -1। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि व्यंजक x² - 2ax + xa² को x + a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, ये इससे भाग दिया जा रहा है इसमें, तो इसमें से a की वैल्यू आप पक्षांतर कर दीजिए तो हम यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू -a आ जाएगी और इस -a की वैल्यू को हम यहाँ पर x की जगह पर पुट करेंगे। तो अभी हम पुट करते हैं तो a की पावर हो जाएगी 2 -2a लिखा है 2a इंटू x की वैल्यू भी -a है, ध्यान दीजिएगा, और प्लस का a² है और इक्वल में रहेगा 4, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर इक्वल में 4 क्योंकि 4 शेष बच रहा है, इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो a का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो 2a² हो जाएगा प्लस a² हो जाएगा इज इक्वल टू में हो जाएगा 4। तो ये कुल मिला करके दिख रहे हैं आपको 4a²। तो 4a² जो हो जाएगा बराबर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। a² की वैल्यू आ गई 1। ध्यान दीजिएगा, जब हम a की वैल्यू को निकालेंगे तो ये 1 जो है वो प्लस माइनस की वैल्यू में आ जाएगा
हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी +-1। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है 1 + 2 + 3 + डैश 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 लिखा है 10 - 50 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम निकालेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और अपॉन में 2। n जो होगा वो आपके नंबर कितने हैं, 10 आ रहे हैं, 10 नंबर यहाँ पर रख दिए जाएंगे। तो 10 यहाँ पे हो जाएगा 10 + 1 बटे में 2। 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो ये 5 गुणे हो जाएगा, अंदर हो जाएगा 11। तो 11 × 5 = 55 होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक की सॉल्विंग आपकी 55 आई है और 55 - 50 लिखा हुआ है, आगे का नंबर -50 है। तो आंसर आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे में 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चौथा प्रश्न है यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7, x+10 का माध्य 9 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिए इनको क्या करना है, ऐड करना होगा आपको। इन जितने भी नंबर दिए गए हैं इन सभी नंबर को ऐड कर लीजिए। तो इसमें x कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5, कुल मिलाकर के 5 x है, तो 5x लिख लीजिए। नंबर को नंबर के साथ ऐड किया जाएगा तो 3, 5, 8, 8 और 5 15, 15 और 10 25 हो जाएगा, तो प्लस का 25 लिख लेंगे और इनके बटे में लिखेंगे कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी थी, तो कुल संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, कुल मिलाकर के 5 संख्याएं थी और इनका माध्य कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला बनता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वरना आप कॉमन ले सकते हो। ऊपर 5 कॉमन मिल जाएगा तो x + 5 हो जाएगा और अपॉन में 5 बटे में 5, 9 बटे 1 इधर हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई में x + 5 = 9। तो जब 5 को पक्षांतर करेंगे उस साइड में तो 9 में से 5 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू बचेगी 4। x की वैल्यू अगर 4 बच रही है तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पर ऊपर नोट करूंगा, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। अभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य पूछा गया है। तो अंतिम 3 परीक्षण कौन कौन से हैं, तो ये 3 परीक्षण आपके मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, सर्कल कर लिया इनके ऊपर। इन्हीं 3 परीक्षणों में x की वैल्यू को पुट करते जाइए। तो 9, ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉरी कि 5 में 4 को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू इसमें ऐड की जाएगी तो ये 11 हो जाएगी। तीसरी वैल्यू अगर हम ऐड करेंगे तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कुल संख्या है 3 से हम डिवाइड करेंगे, माध्य हम इसी तरीके से निकालते हैं। 9 को 11 में ऐड करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में हम 14 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 बटे हो जाएगा 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1/3 हमारा राइट आंसर होगा। ये आंसर हमें ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 5वां प्रश्न। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विविभाजित करते हैं तो यह क्या होगा। तो एक चतुर्भुज को सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए आप। एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका मतलब 90 डिग्री पर विकर्ण जो है वो आपस में एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री पर। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आयत को आप जब देखोगे तो आयत कुछ इस तरीके से बनता है, तो जब इसके विकर्ण बनाओगे तो क्या देख पा रहे हो, क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा बीच में। तो ये आयत नहीं होगा। पतंग होगा क्या, पतंग को कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है। पतंग में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को द्विविभाजित नहीं करते। द्विविभाजित करने का मतलब है बराबर बराबर डिवाइड नहीं करते, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये अलग है ये अलग है, इनके बीच में एंगल जो है वो पतंग में नहीं बन रहा है। समलंब चतुर्भुज की बात करें तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके का होता है, तो इसमें भी आपका नहीं बनेगा। जब आप एंगल बनाओगे तो 90 डिग्री का एंगल बीच में नहीं बन रहा है। लेकिन सम चतुर्भुज जब बनाओगे आप इस तरीके का, मतलब ये वृत्त जब बनाओगे तो इस तरीके सा, जब आप
इसमें वर्ग बनाओगे तो वर्ग में आपको मिल जाएगा कि ये समचतुर्भुज ही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समचतुर्भुज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। छठा प्रश्न हमारे सामने है, कार्तीय तल में बिंदु -2 और -3 उसके किस पद में स्थित होंगे। तो कार्तीय तल की बात हो रही है, तो आपने देखा होगा इस तरीके के फिगर आपने बनाए होंगे। तो ये होता है एक एक्स एक्सिस और ऊपर होता है बाई एक्सिस। तो जब हम अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो ये वाला हो जाता है x1 एक्सिस और ये वाला हो जाता है y1 एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये दोनों निगेटिव रहते हैं। तो जो भी वन वाले दिख रहे हैं x1 और y1 ये निगेटिव रहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों निगेटिव किस में जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार आपके पद बताए गए हैं। तो किस पद में ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों पॉजिटिव आएंगे इसमें, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा इसमें, तो इसमें तो आएगा नहीं। इसमें आप देख रहे हो x को पहले लिखा जाता है तो माइनस प्लस आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले में देख रहे हो कि माइनस और ये माइनस दोनों माइनस आ रहे हैं। और चौथे वाले में आप देख पा रहे हो कि x को पहले लिखेंगे तो प्लस फिर माइनस। तो आप देख पा रहे हो कि किस में आपका ये जो किस पद में ये वैल्यू बैठेगी। तो ये वैल्यू जो है आपकी तीसरे पद में आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय पद के अंदर ये वैल्यू हमारी रखी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा और 1/4 कार से तथा शेष 3 किलोमीटर पैदल चलता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है उनको आप नोट कर लीजिए। 2/5 का मतलब हो गया 2/5, ठीक है। और इसमें ऐड करते जाइए क्योंकि ये यात्रा वो कर रहा है। जो 1/3 यात्रा है वो उसने बस से की है, तो 1/3 यात्रा उसने बस से की है, 1/4 उसने कार से की है और शेष बची हुई 3 किलोमीटर उसने पैदल यात्रा की है। और कुल यात्रा हमने x मान ली है, तो कुछ इस तरीके से हम x लगा लेंगे सभी में। ये इसमें हम x इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको इसकी वैल्यू किलोमीटर में दे रखी है ऑलरेडी। ये सारी वैल्यू आपको किलोमीटर में नहीं दी गई थी। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 5, 3 और 4 का, इन 5 और 3, 4 का एलसीएम जो होगा हमारा 60 हो जाएगा। तो जब 60 एलसीएम आएगा तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24x हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा। इसके बाद ये बन जाएगा आपका 15x इज इक्वल टू में हो जाएगा x। अब इस 3 को उस तरीके से पश्चांतर कर देंगे तो x -3 हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कुल मिलाकर के 24 और 20 44, 44 और 15 हो जाएगा 59। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 59x अपॉन में 60 और इज इक्वल टू में x -3। तो हम सॉल्व करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 59x हो जाएगा और इक्वल में हो जाएगा 60 का इंटू हो जाएगा दोनों संख्याओं से। तो ये 60x माइनस का 180 डिग्री, सॉरी माइनस का 180। अब ये 60 को इधर पश्चांतर करेंगे, तो जब पश्चांतर करेंगे तो 59x माइनस 60x इज इक्वल टू में 180 रहेगा। और ये भी जो वैल्यू होगी वो माइनस में रहेगी। पीछे आप देखिएगा कैसे मैंने सॉल्व किया था। जब माइनस करेंगे तो इसको -x बचेगा इज इक्वल टू में 180 बचेगा। ये डिग्री नहीं लगाना है आपको, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 180 किलोमीटर। तो आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा कि x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य से कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, x + 1/x की वैल्यू 5 है, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम इसका वर्ग कर दें और इस साइड का भी, दोनों साइड वर्ग कर दें, तो जब हम वर्ग करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी और इसी का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो जब हम इसका वर्ग खोलेंगे तो a + b का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला, a² होता है + b² होता है प्लस का 2ab होता है। तो जब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो हम इस तरीके से खोलेंगे, तो जब x का स्क्वायर करेंगे तो x² होगा, 1/x² हो जाएगा और 2ab का मतलब है
2 गुणे एक्स गुणे 1/x। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ध्यान से इधर देख लीजिएगा। और इस साइड में क्या होगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। x से x कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो ये जो 2 प्लस का है वो उस साइड में भेजा जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू हो जाएगी 23 डिग्री। सॉरी 23 आपका आंसर हो जाएगा, 23 डिग्री नहीं होगा, 23 होगा, क्योंकि 2 जो है प्लस का इस साइड उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 23 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x + y³ - x³ + y³ का गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये फॉर्मूला अभी मैंने स्क्वायर का बताया है, इसका भी बता देता हूँ कि x + y का क्यूब जो होता है वो होता है x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y होता है। तो ये फॉर्मूला को आपको याद करना है, ये फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यही पूरा का पूरा सेम टू सेम नोट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी x + y ही है। तो x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 3xy हो जाएगा और ब्रैकेट में x + y रहेगा। ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके अब माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी x की पावर 3, फिर ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 के बाद y की पावर 3 ये भी माइनस में हो जाएगी। तो आप देखिए ध्यान से कि ये दोनों वैल्यू आपकी कैंसिल हो गई। आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है 3xy और ब्रैकेट में x + y। जब हम इसमें से ध्यान से समझेंगे तो ऑप्शन हमारा किससे मैच होगा, 3xy हमारा मैच कर रहा है, बाकी कुछ भी मैच नहीं कर रहा। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा गुणनखंड इससे मैच करेगा, कौन सा गुणनखंड हमारे ऑप्शन से मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, सटीक आंसर हो जाएगा 3xy। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए जा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन और अच्छा होगा और अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर सकते हैं। 10वां प्रश्न हमारे सामने है, एक n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या के लिए व्यंजक क्या होगा। एक फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्या होगा कि अगर हम किसी बहुभुज, अगर हम मान लीजिए बहुभुज का मतलब एक चतुर्भुज ले लें, एक पंचभुज ले लें और एक षष्ठभुज ले लें, तो अगर हम इनमें देखें तो इनमें विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं। विकर्ण का मतलब अभी मैंने बताया था। तो इस एक पॉइंट से एक कितने विकर्ण खींच सकता है, तो इससे एक ही विकर्ण खींचा जा सकता है, वो ये है, आपको सामने मैंने करके दिखाया है। एक विकर्ण ही इससे खींचा जा सकता है एक पॉइंट से। अगर हम इसको नीचे मिलाएंगे तो ये एक लाइन हो जाएगी, ऊपर मिलाएंगे तो भी एक लाइन हो जाएगी। इसमें कुल मिलाकर के एक ही विकर्ण निकल के आ रहा है। इसकी बात करें तो इसमें एक पॉइंट से 2 विकर्ण बन सकते हैं, एक तो ये सीधा सीधा हो जाएगा और एक ये तिरछे में जाएगा, तो इसमें कुल मिलाकर के 2 विकर्ण बनेंगे। तीसरे फिगर में हम बात करें तो एक ये सामने वाला, एक ये तिरछा हो जाएगा और एक ये यहाँ पर जाएगा, तो इसमें कुल मिलाकर के 3 बनेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमने जो साइड ली वो 4 ली तब हमारा 1 निकल के आ रहा है, जब हमने 5 साइडें ली तो हमारी 2 निकल के आ रही हैं, और जब हमने 6 साइड ली है तो 3 निकल के आ रहा है। आप देख रहे हो बीच में 3 का गैप है, 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है साइन माइनस का, और ये जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो n के तौर पर लेंगे तो n-3 लेंगे, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, n-3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु की लागत मूल्य क्या हो। अंकित मूल्य मतलब बेचने वाली, इसका मतलब होता है SP, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होगी 500 रुपये और उस पर 5% की छूट दे रहा है। जब भी सेलिंग प्राइस दी जाती है तब हमें CP को 100 मानना पड़ता है। जब हम CP को 100 मानेंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5% दुकानदार छूट दे रहा है, तो SP जो होगी वो 95 रह जाएगी। ध्यान दीजिएगा 95 रह जाएगी। जब हम इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे
तो ये 95 के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू जो आएगी, देखिएगा 95 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे और इनटू में लिखेंगे 500, क्योंकि हमारा 95% ही जो है 95% पे ही उसका वैल्यू बच रहा है, बाकी का 5% जो है वो दुकानदार ने कम कर दिया है, छूट कर दी है उसके ऊपर। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 95 का 5 से इंटू होगा तो 475 रुपए निकल के आएगा। इतने रुपए में वो चीज़ बेची जा रही है। लेकिन आगे भी क्वेश्चन है कि फिर भी 25% का वो लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 रुपए में कोई चीज़ बेची जा रही है तो वो 125 रुपए उस पर कमा रहा है, इसका मतलब 25% उसका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 बटे 125 और जो अभी आपको 475 मिला था उससे इसका इंटू हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा आपका 5 45 और 25 95 इंटू 5 सॉरी 95 इंटू 4 हो जाएगा 380 रुपये। कुल मिलाकर के वो 380 रुपये की लागत में बना हुआ था, जिसको 500 रुपये पे अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा था। अगर उस पर 5% की छूट भी कर दी जाए तो भी उसको 25% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि 380 रुपये में उसकी वैल्यू बन रही है, मतलब 380 रुपये में वो बन करके तैयार हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, राधिका ने 2.5 लाख में एक कार खरीदी, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई तथा पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई। आप देख रहे हो कि हर साल 10% पहले गिरी, फिर 12% गिर गई। तो आपसे पूछा जा रहा है 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत कितना होगा। तो बहुत इजी प्रश्न है, तो ध्यान से एक एक स्टेप करिएगा। आप कोशिश मत कीजिएगा कि दोनों को आप ऐड कर लो, ऐसा अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, मैं आपको अभी जब क्वेश्चन को साथ में सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ 2.5 लाख रुपए की है, जैसे कार है, तो उस कार को उसने जब खरीदा है तो वो 2.5 लाख रुपए की वैल्यू में खरीदी थी। अगली साल इसकी वैल्यू 10% कम हो गई, तो इसका 10% निकाल करके हम इसमें से सिंपली माइनस कर देंगे, तो इसका 25,000 रुपये जो है वो डिस्काउंट हो गया, मतलब एक तरीके से 25,000 रुपये इसकी वैल्यू कम हो गई। तो कोई भी वैल्यू अगर 2,50,000 की कोई कार थी, उसमें से 25,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई इसकी, तो कुल मिलाकर के 2,25,000 की ही उसकी वैल्यू रह गई है। तो जब 2,25,000 रुपये की कोई वैल्यू रह गई है, मतलब कार रह गई है, तो यही 2,25,000 रुपये अगली बार इसकी वैल्यू रहेगी। और इस 2,25,000 का 12% निकालेंगे, क्योंकि 12% फिर कम हो रहा है, तो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल होंगे, इनका इंटू हो जाएगा तो 1 जीरो लगेगा, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 का 0 हो जाएगा, 6 कैरी होगा, 12 दूनी 24 और 6 30 हो जाएगा, 0 लगेगा, 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा बताइए, 24 3 27 होता है। तो 27,000 का अगली बार क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। 27,000 दूसरी बार में कम हो रहा है, 25,000 पहली बार में कम हो रहा है। आपसे क्या बोला गया था, 2 वर्षों में कार की कुल संपूर्ण घटने की कीमत कितनी है। तो पहले कीमत निकाल लीजिए, उसके बाद परसेंट निकाल लीजिए। तो 25,000 और 27,000 ये दोनों मिलाकर के होते हैं 52,000। कुल मिलाकर के 52,000 जो है उस कार की वैल्यू कम हो गई है। 52,000 की वैल्यू कम हुई है। कुल कार कितने की है, 2,50,000 रुपए की है, ठीक है। और अगर किसी परसेंट को निकालते हैं तो हम 0 से इंटू करते हैं, सॉरी 100 से इंटू करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से इसके 2 जीरो कैंसिल, 5 से जाएगा 25, 5 एकम 5 0 4। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 दूनी 10, 20.8 हमारा आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा प्रतिशत में इतने प्रतिशत को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। कार की कीमत 20.8% कम हो जाएगी 2 साल के अंदर। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको साफ दिख रहा होगा, मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दिखा रहा हूँ। लिखा है 248 प्लस का साइन लगा करके फिर रूट है 52, फिर प्लस का साइन लगा फिर से रूट आ रहा है 144। इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे रूट वाले क्वेश्चन से आप डरे ना बिल्कुल भी। ऐसे रूट वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम पीछे से स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको स्क्वायर रूट याद करने होंगे कम से कम 30 तक, 30-40 तक स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए।
क्योंकि आप देख रहे हो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। जब हम इसको खोल देंगे तो 248 प्लस लिखा जाएगा 52, और जब ये 144 12 का स्क्वायर है तो प्लस लगा करके 12 लिख दिया जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो 52 और 12 को ऐड कर दिया जाएगा तो ये 64 हो जाएगा। आप देख रहे हो 64 भी आपका 8 का स्क्वायर होता है। इसके बाद ये 248 लिखा हुआ है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है। इसकी सॉल्विंग जब हम करेंगे तो ऊपर सॉल्व करके बताते हैं यहाँ पर आपको। तो 248 लिखा हुआ है और 64 जो होता है वो 8 का स्क्वायर होता है, तो वो बाहर आ जाएगा रूट से, तो ये हो जाएगा 256। जब 256 को आप देखोगे तो ये 16 का स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 16 का स्क्वायर होता है 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वहां उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी। तो ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले आप दिशाओं को सबसे पहले एक इस तरीके प्लस के साइन पर आप डिनोट कर लीजिए। ये हो गई आपकी पूरब दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा और ये हो गई दक्षिण दिशा। ठीक है, इसके बीच में बात करते हैं तो ये 4 दिशाएं और भी आती हैं इसके बीच में, तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगी। ठीक है, ये बात करें तो पश्चिम उत्तर हो जाएगी। बात करें इसकी तो ये हो जाएगी पूरब दक्षिण, और बात करें इसकी तो पश्चिम दक्षिण। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया है। अब क्या बोल रहे हैं ये, जहां दक्षिण पूर्व दिशा है वह उत्तर दिशा दर्शाई जाती है। इसका मतलब है कि जहां दक्षिण पूर्व है तो दक्षिण पूर्व कहां पर है, तो ये दक्षिण पूर्व की ये वाली लाइन है। तो दक्षिण पूर्व की दिशा जो है वो उत्तर दिशा वाली लाइन जो है वो दक्षिण पूर्व पर आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये वाली जो लाइन है उठ करके इस वाली लाइन पर आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, इतना तो क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा फिगर से। उसके बाद है पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी, तो पश्चिम दिशा है ये वाली। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसा ये वाली लाइन इस पर आ रही है तो ये वाली लाइन कहाँ जाएगी ये पूछा जा रहा है हमसे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर उत्तर को 90 डिग्री अगर मूव किया जाए तो ये पूरब में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 45 डिग्री और घुमाया जाए तो ये पूरब दक्षिण में आ जाएगा। ठीक है ना, पूरब दक्षिण में आपका ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 90 डिग्री पहले घूमा, फिर 45 डिग्री घूम रहा है, तो कुल मिलाकर के 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज में ये घूम रहा है, तब जाकर के ये पूरब दक्षिण पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम पश्चिम दिशा को 135 डिग्री मूव करवाते हैं तो कौन सी दिशा आएगी, तो हमारा वही आंसर हो जाएगा जो 135 डिग्री घूमने पर आएगी। तो 35 डिग्री सबसे पहले हम पश्चिम दिशा से आपको 90 डिग्री घुमाते हैं, तो 90 डिग्री घूमेंगे तो उत्तर दिशा आ जाएगी। ठीक है, उत्तर दिशा से 45 डिग्री घूमेंगे तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा, और हमारा आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व ही दिशा हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो 135 डिग्री घूमना पड़ेगा। अब बाई चांस अगर मान लीजिए आपको एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना है तो भी आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर हमारा सही आएगा। देखिए कैसे, ये उत्तर है हमारा, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं वही बनाएंगे हम आज अभी। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा है, ठीक है, आपको बताया था मैंने भी, और ये पश्चिम दिशा है। तो अभी मैंने क्या बोला आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज की बात आ रही है तो उत्तर को दक्षिण पूर्व लाने पर एक 90 डिग्री ये घूमेगा, एक 90 डिग्री ये घूमेगा, तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री तो यही घूम रहा है, और 45 डिग्री और घूम रहा है। तो इसका मतलब है उत्तर से आप दक्षिण पूर्व आ रहे हो तो कुल मिलाकर के 225 डिग्री मूव कर रहा है ये एंगल। इसी तरीके से पश्चिम जो है ये भी आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉक का मतलब है जो क्लॉक की दिशा होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये सबसे पहले 90 डिग्री इधर मूव करेगा नीचे की तरफ, फिर 90 डिग्री मूव करेगा, क्योंकि 180 डिग्री वो 225 डिग्री मूव कर रहा था उत्तर पूर्व दिशा में आने के लिए। इस तरीके से ये 90 और 90 हो गया आपका 180 डिग्री। अब बचा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री फिर मूव करेंगे तो आपका वहीं पर आ जाओगे आप जहां पर आपको आना था, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। आपका आंसर चाहे एंटी क्लॉकवाइज लगाइए चाहे क्लॉकवाइज लगाइए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, उत्तर पूर्व दिशा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होगी, तो वह संख्या क्या होगी? तो याद रखिए, वह संख्या को आप सबसे पहले क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। ठीक है, इस x में इसका 16% निकाल लीजिए। तो 16% जब भी किसी चीज का निकाला जाता है उसके अपॉन में 16% के अपॉन में पूरा टोटल प्रतिशत 100% लिखा जाएगा। अब इसमें 21 जोड़ा जा रहा है तो 21 को जोड़ दीजिए और कुल मिलाकर के संख्या कितनी बन रही है, वही संख्या स्वयं आ जा रही है। तो संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, वही संख्या वापस से आ रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बनेगा, आप ध्यान दीजिएगा, 16x और इसके अपॉन में हो जाएगा 100। अब इस x को इस साइड में लाएंगे क्योंकि लाइक टर्म में लाने की जरूरत होती है, तभी प्लस माइनस होता है, आपने पढ़ा भी होगा इस चीज को। तो जब x इस साइड आएगा तो माइनस का x बने x अपॉन में 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया आपको कि जब किसी के अपॉन में कुछ भी नहीं होता है तो उसके अपॉन में हम अपने पास से 1 मान सकते हैं। और जो 21 प्लस का है उस साइड जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 100। 16 जो है ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसके अपॉन में 100 है, 100 से 100 पूरा पूरा कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे जब 1 देखोगे आप तो 1 से 100 को 100 बार में डिवाइड कर पाओगे और 100 का मल्टीप्लाई x से होगा तो वो हो जाएगा माइनस का 100x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 21 है इस साइड में, अपॉन में क्या है 1 कर लीजिए, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो 16 100 में से माइनस कर लीजिए। तो आपको सही तरीके से दिख ना रहा हो तो मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। यहाँ पर इस तरीके से हमने नोट किया था और इसके इक्वल में आया था 21 माइनस का। अब क्या होगा, ये माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 84x और अपॉन में 100 इज इक्वल टू में हो जाएगा 21, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 21 का टेबल आपने पढ़ा होगा तो 21 चौक 84 होता है। तो ये कुल मिलाकर के 4x अपॉन में 100 बच रहा है इज इक्वल टू में 1/1 बच रहा है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम देख रहे हैं 4x जो होता है वो 100 के बराबर आ जाएगा। x की वैल्यू जो है वो 100 के अपॉन में आ जाएगी, 4 के बटे में आ जाएगी, 4 जो है बटे में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल आ रहा है 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या होगी? मतलब जब बच्चा, जो सबसे छोटा बच्चा है, सबसे छोटा सदस्य है, जब उसका जन्म हुआ है तब परिवार का औसत कितना था ये पूछा जा रहा है। तो परिवार का कुल औसत जो है वो 20 वर्ष है। अभी प्रेजेंट टाइम पर 20 वर्ष है। तो कुल सदस्य हैं 5। इसका मतलब है अगर हम कुल वर्ष की संख्या, कुल वर्ष निकालना चाहें तो क्या करेंगे, 5 सदस्य हैं तो 5 का 20 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 100 वर्ष। मतलब 5 लोगों का कुल मिलाकर के वर्ष का सम जो है वो 100 वर्ष आ रहा है। लेकिन अगर हम 10 वर्ष छोटे वाले सदस्य की बात करें और ये पूछा जा रहा है परिवार की औसत आयु जब वह पैदा हुआ था तब कितनी थी, तो 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो 5 सदस्य भी तो 5, अगर वह छोटा बच्चा 10 साल पहले पैदा हुआ है तो अगर वो 10 वर्ष पहले पैदा हुआ है तो इसका मतलब 10 वर्ष सभी की एज में माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रेशियो था, मतलब जो अनुपात था वो 10 रह जाएगा। अब क्यों? क्योंकि 20 में से 10 ईयर पीछे जा रहे हैं, 10 साल पीछे जा रहे हैं और 10 साल सभी सदस्यों की कम होगी। अगर एक सदस्य की 10 साल पीछे लेके जाते हो एज, तो जाहिर सी बात है सभी की एज 10 साल कम हो जाएगी। तो 10 साल कम होने पर 50 वर्ष रह जाएगी। अब ये 50 वर्ष जो है वो कम हो रही है तो इसका मतलब बचा कितना है, 50 वर्ष बचा है। अब जो नया सदस्य है वो तो अभी जन्म लिया है, इसका मतलब है 50 वर्ष जो है वो 4 लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब अब 4 सदस्य हैं, केवल 5वां सदस्य काउंट नहीं किया जाएगा। इस वजह से इसको जब डिवाइड करोगे तो 12 साल मतलब 12 वर्ष 6 महीने इसका टाइम आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई
से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका याद रखिए, जब भी परिधि की बात की जाए, परिधि की, तो परिधि अगर 2 गुनी हो रही है तो क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना होता है। इतना बस याद रखिएगा। अगर फॉर्मूले से आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप परिधि को 2 गुना कर रहे हो तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से लगा करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले परिधि का फॉर्मूला लिख लीजिए, तो 2 पाई आर होता है। यहाँ पर आर जो है वो पहला आर हमारा जो परिधि है वो 4 पाई दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर R1 की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि पहले परिधि क्या है 4 पाई थी, अब 8 पाई हो रही, तो रेडियस जो है वो 2 अलग अलग आएंगी। तो 2 पाई से 4 पाई जाएगा 2 बार में, तो R1 आ गया हमारा 2, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगली बार 8 पाई रखा जाएगा, तो सेम टू सेम परिधि का फॉर्मूला यहाँ पर R2 हो जाएगा आपकी बार, तो यहाँ पे 8 पाई रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा आपका 4 बार में। तो जब ये 4 बार में कटेगा तो R2 जो है वो हमारा आ जाएगा 4 पाई, सॉरी 4 आ जाएगा, पाई नहीं आएगा, पाई कट चुका है, 4 आ जाएगा। R2 हमारा 4 आया है, R1 हमारा 2 आया है, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। R2 की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी तो R2 को पहले रखिएगा ऊपर और R1 को नीचे रखिएगा, तो पाई आर स्क्वायर जो R1 है वो नीचे रहेगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R2 जो था वो हमारा आया था 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे कर देंगे 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से 16 जाएगा 4 बार में, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब है ये 4 गुना बोला जा रहा है। हमने आपको बिना सॉल्विंग के ही, बिना फॉर्मूले के बता दिया था। तो परिधि अगर 2 गुनी हो रही है तो क्षेत्रफल 4 गुना ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और इसके अपॉन में 2 रहता है, और इज इक्वल टू में यहाँ पर माध्य आपको दिया गया है 15, और इसके अपॉन में हम n रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी प्रथम जो संख्या है वो n है, प्राकृत संख्याओं की संख्या दी है n है, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो n+1 ही रहेगा, उधर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 30। n की वैल्यू को अगर निकालना चाहे तो 1 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 29। n की वैल्यू हमारी आ रही है 29, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 29 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ऐसे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। ध्यान रखिए, कोटि पूरक को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट एंगल। 2 कॉम्प्लीमेंट मतलब 2 एंगल का सम 90 डिग्री जब होता है तब कॉम्प्लीमेंट एंगल बनता है। इसी तरीके से सप्लीमेंट एंगल भी होता है, उसमें 2 एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा, कोटि पूरक 90 डिग्री का होता है, जिसमें 2 एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कोटि पूरक के बराबर है। जब बात की जा रही है 2 एंगल, मैंने आपको क्या बताया, कोटि पूरक 2 एंगल का सम होता है, और बराबर की बात की जा रही है। तो अगर 90 डिग्री को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लोगों में, तो 2 से क्या करेंगे, हम इसको भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो 45 डिग्री आएगा, इसका मतलब दोनों एंगल 45 डिग्री के बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, यदि वैल्यू दी गई है, यदि 3 + √7 अपॉन में 3 - 4 √7 दिया गया है, इसकी वैल्यू c + d √7 है, तो c + d का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको रेशनलाइज करेंगे वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो नीचे वैल्यू दी जाती है उसका हम साइन चेंज करके जो है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। याद होगा, आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा करके 4 √7 हो जाएगा, गुणे लगेगा तो 3 +
4 ये आ जाएगा, इसके अपॉन में 3 + 4 √7 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट से इंटू होगा, तो 3 का 3 से इंटू होगा, तो 3 × 9 हो जाएगा, 3 का 3 × 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 √7। ठीक है, √7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो याद रखिएगा 3 √7 हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, और √7 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 बनेगा, और 4 आगे दिया है, एक होल नंबर है, तो 404 अलग हो जाएगा, 7 रूट्स। एक बात ध्यान रखिएगा, √7 का √7 से इंटू करते हैं तो आंसर हमेशा 7 आएगा, या जो भी वैल्यू अंदर दी गई होती है वही वैल्यू बाहर आ जाती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। नीचे क्या बचेगा वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर है एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट प्लस का है, एक ब्रैकेट माइनस का है, साइन बस चेंज है, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है a² - b² का। तो a² - b² लगा लीजिए, ये a की वैल्यू है तो a का स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगा लीजिए, और इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, गुणे 7 × 7 √7 × √7। मैंने बताया था अभी आपको, जब कोई भी रूट में वैल्यू सेम दी जाती है और मल्टीप्लाई होती है तो रूट से रूट कैंसिल होकर के वो जो वैल्यू होती है रूट की वो बाहर निकल आती है। तो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू निकल के आ रही है। आप ध्यान से देखिएगा कि 9 जो है वो हमारा 28 में ऐड हो जाएगा, तो 9 28 मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो रूट की वैल्यू है, रूट की वैल्यू रूट में ऐड कर लीजिए, तो 12 और 3 15 हो जाएगा, और √7 लग जाएगा। नीचे बटे में क्या आ जाएगा, तो ध्यान दीजिए 16 × 7 = 112 होता है, और 112 में 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 103। तो इस तरीके से हमारी ये सॉल्विंग आ रही है। इसके बाद हमें पूछा गया था c + d √7 की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसमें से ध्यान से देखें कि प्लस के साइन से अगर हम इसको तोड़ लें तो हम दो वैल्यू को निकाल पाएंगे, एक हो जाएगी 37/103 और दूसरी वैल्यू आएगी 15/103। अब आप बोलेंगे कि √7 को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि d के साथ √7 पहले से ही दिया गया था, तो √7 को हम यहाँ से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी c की, और ये वैल्यू हो जाएगी ये वैल्यू हो जाएगी आपकी c की, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी d की। ध्यान रखिएगा इस वैल्यू को अगर हम आगे पुट कर रहे हैं तो बचेगा 37/103 और दूसरी वैल्यू आई थी 15/103। अब क्या करना है, 103 हमारा एलसीएम हो जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, जो अपॉन में जो भी वैल्यू दी गई है वो सेम है, तो इसका मतलब है 37 को 15 में बस केवल ऐड करना है, तो 15 जब 37 में ऐड होगा तो हो जाएगा 52, और ये 52 जो है वो आपका 52/103 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पर माइनस का साइन छूट गया, कहीं पर ये माइनस का साइन लगेगा, दोनों जो है नंबर माइनस के रहेंगे, माइनस का 52/103 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए ध्यान से, √7 + √6, और इसमें दिया गया है एक ब्रैकेट में √7 + √6 है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस लगा करके दिया है। इसका मतलब ये a + b है और ये है a - b। ध्यान से देखिए, अभी मैंने ये फॉर्मूला बताया था, a + b a - b क्या बनता है, a + b a - b बनता है हमारा a² - b²। तो यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, तो इसका √7 का स्क्वायर होगा 7, √6 का स्क्वायर होगा 6, और फिर आगे की प्रोसेस में 200 दिया गया है, तो 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपका 1 में 200 को ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एप्रोप्रिएट आंसर 201 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, यदि संख्या 51, 32, 41, 6 और फिर क्वेश्चन मार्क दिया है
3 से विभाज्य है तो जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। सबसे पहले 3 से विभाज्यता का रूल बता दूं मैं। तो 3 से विभाज्यता का रूल जो होता है वो सभी संख्याओं को अलग अलग करके लिख करके ऐड करने वाला होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैंने लिखा है, तो इस तरीके से मैं जब लिखूंगा तो सबको ऐड करूंगा, सबको ऐड करने पर इसका सम हो जाएगा 22। अब इस 22 में कितने को ऐड कर दूं कि एक नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 3 के टेबल में आ जाए। तो आप ऑप्शन से ले सकते हो। 8 को उठाइए, यहाँ पर पुट करके देखिए तो ये बन रहा है 30। ये जो 30 है वो पूरा पूर्णता जो है 3 से विभक्त हो रहा है या मतलब विभाज्य हो रहा है। क्या 6 को पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा 28। जब 6 को प्लस किया इसमें तो 28 बना। तो क्या 28 3 के टेबल में आता है तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। 7 को अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो 7 जब ऐड होगा तो वो बनेगा 29। क्या 29 आता है तो भी आप बोलेंगे नहीं। 9 अगर हम ऐड करेंगे तो जब 9 ऐड करेंगे तो बनेगा 31 और ये भी 3 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा अंक आपसे पूछा गया था तो 8 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23वां प्रश्न हमारे सामने है। दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में है। यदि इनका लासा 462 हो तो इनका मासा क्या होगा। मैंने आपको बताया है एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 11 है। तो एक संख्या अगर 6 है तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी चीज अनुपात में दी जाती तो आपको अपने पास से x लगाना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनखंड इज इक्वल टू मासा गुणे लासा। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहाँ पर इस तरीके से दो संख्याओं का गुणनखंड कर लीजिए, इज इक्वल टू में कर लीजिए लासा। लासा है 462, मासा हमारे पास है नहीं तो इसको हम x मानेंगे। तो ये देखिए 11 छक 66 होता है और x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाता है। उस साइड में 462 है, इस इनटू में आपका x है। तो 462 का जो x है वो x से x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, केवल x बचा है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 462 और इसके अपॉन में हो जाएगा 66। ध्यान दीजिएगा कि ये जा रहा है 2 बार में, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ये जा रहा है 33 बार में। अब क्या करेंगे, इसको हम 11 से कट करेंगे। 11 तिया 33 होता है, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 3 से कट करेंगे तो ये जाएगा 7 बार में। तो हमारा आंसर आ रहा है 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट, बिल्कुल सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 7 हमारा सही आंसर है। मासा हमारा 7 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो भाइयों की आयु का योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं हैं। यदि बड़े की आयु 23 वर्ष हो तो छोटे की आयु क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपको यही बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप केवल और केवल ऑप्शन पे जाएं और ऑप्शन से जल्द इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास केवल 1 मिनट का टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्योंकि 150 क्वेश्चन को करना होता है आपको 150 मिनट के अंदर, तो आपको 1 मिनट का टाइम ही मिलेगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऑप्शन से ही आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो ऑप्शन से जाएंगे तो दो भाइयों का योग और अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं। एक भाई का जो उम्र है वो आपको दी गई है, दूसरे भाई की उम्र पूछी गई है। तो इसका मतलब है पहला भाई बड़ा है जिसकी उम्र दी गई है आपको सामने, और छोटा भाई उसकी उम्र आपसे पूछी गई है क्या होगी। दोनों ही ऋण है। ऋण का मतलब समझ लेना, ऋण होता है प्राइम नंबर। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर किसको कहा जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर जो होता है वो ऋण संख्या को कहा जाता है। तो चलिए हम ऐड करके देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर पहला वाला उठा लेते हैं। हम 23 में क्या करेंगे, 23 में 8 को ऐड करेंगे तो 8 3 11 31 बनेगा। ठीक है, अब हम इसमें डिफरेंस भी निकालते हैं क्योंकि अंतर और योग दोनों पूछा जा रहा है। तो अंतर निकालेंगे हम, तो 23 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 15 बचेगा। आपको पता है 15 एक रूट संख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला तो हमारा नहीं होगा। दूसरा हम ट्राई कर लेते हैं। 23 में 12 को हम जोड़ते हैं तो ये बनता है 35। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 35 भी आपका कोई रूट संख्या नहीं है, कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा ट्राई कर लेते हैं। तीसरा होगा 23। 23 में हम 18 जोड़ते हैं तो ये बन जाता है 41। 41 एक प्राइम नंबर है, अभी बिल्कुल सही जा रहा है। दूसरा हम ट्राई कर लेते हैं। 23 में अंतर पता करना है तो 18 को माइनस कर देते हैं तो बचता है हमारे पास 5। तो जो 5 है वो भी एक प्राइम नंबर है,
और 41 वो भी एक प्राइम नंबर है। आपसे पूछा ही जा रहा था दोनों ही रूढ़ संख्या है, तो इसका मतलब हो गया दूसरे भाई की जो उम्र होगी वो 18 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन है हमारे सामने। यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का योग अगर 48 हो तो उक्त संख्याओं में से कौन सा अनुपात हमेशा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर दो संख्याओं को अगर हम ऐड करते हैं तो जो अनुपात होगा वो कभी भी, अनुपात को अगर हम ऐड करके देखें, वो 48 को अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर लेता है तो वो अनुपात इसका ही माना जाएगा। इसका मतलब है कि हम ऐसे नंबर को ढूंढना चाहते हैं जिसका अनुपात इसको पूरी तरीके से डिवाइड ना कर पाए। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहले ऑप्शन से, तो 3 + 5 हो जाएगा 8 और 8 × 48 होता है। इसका मतलब पहला तो नहीं होने वाला। दूसरा ट्राई कर लेते हैं। 5 और 7 12 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट कर ले रहा है पूरा। 2 और 6 8 होता है, 8 अभी बताया था, 8 × 48 होता है, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही बचता है, यही करेक्ट आंसर होगा। इसको ट्राई कर लेते हैं। 5 और 2 7 होता है और 7 × 42 होता है और 7 7 49 हो जाता है, तो एक ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरीके से इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। और हमसे पूछा गया था उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा, तो यही अनुपात नहीं हो सकता, बाकी तीनों अनुपात हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है 26वां प्रश्न, देख लीजिए। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक पूछा जा रहा है इसमें। तो n के विषम पूर्णांक होने पर, तो सबसे पहले n की वैल्यू को आप 1 रख करके देख लीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख करके देख लीजिए। अगर सम संख्या निकल के आती है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 रख करके देखिए, 3 × 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 8 में से माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी 1 पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा बताइए जरा? 1 होगा। 1 का 5 से इंटू तो 5 होगा, 5 में 4 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो ये भी एक विषम संख्या बन रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 में से तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 3 का मल्टीप्लाई तो 3 + 5 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या है? विषम संख्या, विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सा सम पूर्णांक है। तो सम पूर्णांक आपका 8 है, 8 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा। सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी बोला जाएगा। ऐसे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। काजोल 1 घंटे में किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के शेष किताब जो बची है उसको तो बाद में बात करते हैं। कुल किताब जो है वो x है, इस x में से ही हम माइनस कर देंगे जितना उसने पढ़ रखा है। तो 1 घंटे में वो कुल मिलाकर के 1/3 पढ़ती है, तो एक साइड में लिख लीजिए 1/3 भाग वो पढ़ ले रही है। कितने का पढ़ती है, तो उसको हम इस तरीके से ये चेंज करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 घंटे तक पढ़ती है और 1 घंटे में इतना पढ़ती है। तो कुल मिलाकर के कितना पढ़ेगी किताब का हिस्सा, तो 11/15 भाग वो पढ़ ले रही है और 11/15 जो है वो x में से पढ़ रही है। इसका मतलब हम इसको x की जगह पर 1 भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। कोई भी चीज़ है उसको हम एक ही मानेंगे, मतलब कोई किताब है तो एक ही किताब होगी। एक ही किताब में से इतना पार्ट उसने पढ़ लिया है, तो बचा हुआ पार्ट कितना है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसके अपॉन में कर लेंगे 1, 15 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 में से 11 माइनस होगा तो बचेगा 4/15। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां प्रश्न हमारे सामने है। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है, तत्पश्चात 1/2 गुणा किया जाता है, संख्या 1/8 में बदल जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले x मान लीजिए उस संख्या को,
उस संख्या में से 1/2 को माइनस किया जा रहा है। ठीक है, जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा आप करते जाइए। तत्पश्चात इसी में 1/2 का मल्टीप्लाई करना है और वह संख्या 1/8 में परिवर्तित हो रही है। जब परिवर्तित हो रही है तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाने पर डिवाइड होगा, तो इसका हम डिवाइड करने की प्रोसेस में ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू नीचे जाएगी। तो जब ये वैल्यू ऊपर नीचे होगी तो ये जाकर के उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी। क्योंकि हम इसका रेसिप्रोकल करके भेज रहे हैं तो x - 1/2 हो जाएगा। ये जब वैल्यू उस साइड में जाएगी तो 1/8 और ये हो जाएगी 2/1। 2 से 8 जाएगा 4 बार में, तो हमारा आंसर बनेगा x - 1/2 और उस साइड में 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 जो है उस साइड जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1/4 प्लस 1/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर 4 हमारा एलसीएम आएगा, 1 प्लस 2 से 4 2 बार में जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 2 और 1 3, 3/4 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29 क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम जो है वो पलट जाता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो इसको देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है वैसे ही हम करते जाएंगे, हमारा आंसर बिल्कुल साफ से निकल आएगा। क्या बोला जा रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं क्या दोनों अंकों का योग 9 हो रहा है इन सभी में कि नहीं। तो देखिए 4 और 5 9 हो गया, ये भी सही है। 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया। इसका मतलब है अभी पहली लाइन से हमारा चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो इन सभी संख्या में क्या किया जाए, 27 को जोड़ दीजिए भाई। जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं वैसा वैसा आप करते जाइए। 27 को भाई जोड़ लीजिए। 27 को जब जोड़ेंगे तो 54 में 27 जुड़ेगा तो 71 हो जाएगा। 27 में 27 जुड़ेगा तो 54 हो जाएगा। 63 में 27 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 90 हो जाएगा। और इसमें जब जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 63। अब आपको क्या बोला जा रहा है, तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो बताइए जरा किस में क्रम उलट रहा है। तो क्या 54 को उलटने पर 71 बनेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या 27 को उलटने पर 54 बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। 63 को उलटने पर क्या 90 बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। 36 को उलट देने पर 63 जरूर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आप ऑप्शन से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसे करने जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। संख्याओं √2, एक संख्या दी है 4 की पावर 1/3, एक संख्या है 5 इसकी पावर है 1/4, एक संख्या है 3 इसकी पावर है 1/6 में सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है कि कौन सी है। इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है। तो रूट आप घबराइएगा नहीं। √2 को हम किस तरीके से लिखते हैं, हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से। जब हम 2 लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी हमने जो 2 होता है ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम जब इसको रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, इसकी पावर हो जाती है 1/2। तो ये निकल के आ गया। दूसरी वैल्यू हमारी है 4, इसकी है 1/3। तीसरी वैल्यू है 5, 5 के बटे में 5 की जो पावर है 1/4 है, और 3 है, 3 की पावर है 1/6। अब हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर दिख रही है आपको 2, 3, 4 और 6, इन सभी का हम एलसीएम लेंगे। आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो वैसे एलसीएम यहाँ पे 12 आएगा। तो 12 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 12 में मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी का, तो अब ये देखिए किस तरीके से ये सॉल्व होगा। 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से 12 जाएगा 6 बार में, 2 से 12 जाएगा 4 बार में, 3 से 12 जाएगा 4 बार में, 4 से 12 जाएगा 3 बार में, और 6 से 12 2 बार में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू क्या बच रही है, 2 की पावर बच रही है 6, एक बच रहा है 4 की पावर 3, एक बचा है 5 की पावर 3, एक बचा है 3 की पावर 2।
आपको बताना था सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, 4 की पावर 3 का मतलब होता है नहीं सॉरी, यहां पर 4 की पावर 4 कर लीजिएगा। 4 की पावर 4 जो होगी वो हो जाएगी 256। फिर इसके बाद 5 की पावर 3 इसका मतलब 125 और 3 की पावर 2 का मतलब होगा 9। आप समझ लीजिए पहली संख्या आई थी आपकी इसके लिए 64, दूसरी संख्या 256, तीसरी संख्या 125 और चौथी संख्या आई थी 9। आप मुझे बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये सबसे छोटी संख्या है 9। तो जो किससे निकल के आ रही है वो निकल के आई है लास्ट वाली डिजिट से। 3 की घात 1/6 जो है वही हमारा सबसे छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज यूपी टेट 2011 के यूपी टेट 2013 के 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर पूरा देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक्स अवश्य कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और चैनल पर पहली बार हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।